वाली वीडियो है, मजा आएगा आपको देख के। इस पे हम बात करते हैं फिर। लें जी, ये स्क्रीन शेयर हो गई और अब हम इसको चलाते हैं। मुसलमान जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में लेने के आते हैं। अमेरिका जिस कंट्री में मैं यहां बैठा हूं से क्रिश्चियन कंट्री। मुझे अगर इनके सिस्टम के साथ इख्तलाफात है, मुझे अगर क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, मुझे अगर जूदाइज्म से इतनी नफरत है, व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर? हाँ जी, ये सवाल मैंने उस दिन एक गांधी साहब के शागिर्द से पूछा था कि भाई आप मुझे ये बताओ, जो आप इतना जो अपने आप को आप अजाब डाल रहे हो, आप इतना जो तवे पे बैठे रहते हो सारा दिन, ठीक है, फेसबुक पहले बाद में ऑन करते हो, पहले आप गर्म तवा ऑन करते हो और उस पर बैठते हो, उसके बाद आप फेसबुक खोलते हो अपनी, तो आप ये जो सारा दिन जो इसराइल के खिलाफ आप पोस्टें करते रहते हो, जो आप लिखते रहते हो, सारा जो अपना खून जलाते हो, ब्लड प्रेशर हाई करते हो, अपना फ्रस्ट्रेशन अपनी दिखाते हो, तो ये कनाडा भागने के चक्कर में क्यों थे भाई? वो तो देखिए ना जी, के लिए तो हर, मैंने कहा नहीं, क्यों मेहनत के लिए क्यों? वो जो कंट्री इसराइल की सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तुम्हें तो थूकना चाहिए। मेहनत के लिए क्यों? जब तुम्हारे लिए प्रायोरिटी दीन है तो अपने दीन परस्त मुल्क में रहो ना भाई, या फिर उससे भी अच्छे दीन परस्त मुल्क अफगानिस्तान में जाओ। अफगानिस्तान में जाओ भाई। आप यही बताया जाता है ना कि रिज्क और मौत दोनों इंसान का पीछा करते हैं, कि रिज्क मुकद्दर में जो लिख रही है वो मिलना ही मिलना है, तो वो फिर यहाँ पर बैठे रहे ना, तो उस रिज्क के आने का वेट करें, तो फिर उसको हासिल करने के लिए फिर ईसाइयों के मुल्क में या फिर यहूदियों के मुल्क में जाने का तो ही नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि आपको फिर अपने खुदा के कहे पे यकीन नहीं है, उसके लिखे पे यकीन नहीं है, अगर आप मेहनत के लिए वहां पे जा रहे हैं तो। बिल्कुल, सऊदीया क्यों नहीं जाते भाई? सऊदीया जाओ ना, सऊदीया जाओ। ज्यादा इस्लामिक वो चाहिए, बहुत ज्यादा इस्लामिक सजाएं भी चाहिए, इस्लामिक कवानीन चाहिए, तो अफगानिस्तान जाओ। अफगानिस्तान बनाया है ना उन्होंने, अब बना रहे हैं वो, अब शरई उसके ऊपर निजाम के ऊपर जाओ ना, जाके रहो ना उधर। इनसे कहेंगे ना तो तुम्हारा नबी तो जो है यहूदियों को गालियां देता था, तुमने उनकी मिसालें ऐसी रखी हुई है जैसे हाँपने वाला कुत्ता होता है, ठीक है, और उनको तुम तशबीह देते हो। आखिरत में जो है उनका कोई ठिकाना नहीं है। तुम इसराइल के इतने अगेंस्ट हो। इसराइल कौन है? जूइश ही है ना, ज़ियोनिस्ट को या जो भी कहो, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो जाएंगे रहेंगे, वो जूइश ही। तो भाई मुझे तुम ये बताओ, सारा दिन तुम उनके खिलाफ जो है वो जहर उगलते रहते हो, लेकिन जाना तुमने उनके मुल्कों में ही है, ठीक है। असाइलम लेने के लिए तुम्हें यही मुल्क याद आते हैं, और अमेरिका जाना है तुम लोगों ने, ठीक है। वो डोनाल्ड ट्रंप सही कहता है कि ये अपने मुल्क में ये वो लोग होते हैं जिनको अपने मुल्क में ना $50 भी नहीं कमा सकते महीने का, यहाँ आके इन्होंने सोशल पे ऐसी करनी होती है, बस ये बात है। चलें आगे चलते हैं जी। मैंने क्वेश्चन हर मुसलमान से यहाँ पूछा है, कोई जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं। कहते हैं मेहनत करने आए, मजदूरी करने आए, तो सऊदी अरब जाओ, जाकर जुतियां फ्री खाओ नालों। आपको पता ही है सऊदी अरबिया के लिए आपके लिए मखसूस अल्फाज है वहां, उनके कल्चर में, उनकी जबान में आपको गरीब मस्कीन कहा जाता है आपको। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आपने अपनी इज्जत ही नहीं रखवाई है वहां पर। इज्जत क्यों नहीं रखवाई है आपने? क्योंकि आप लोग ये देखें, आपको मैं एक मेंटालिटी बताता हूँ। पाकिस्तान में आप किसी को बोलेंगे ना बिजनेस करने के लिए, ठीक है, तो वो आपको बोलेगा प्रॉपर्टी ले लो ना यार अब्दुल्ला, प्रॉपर्टी ले लो ना। बिजनेस करने की जरूरत क्या है? की टोई से बाहर ही नहीं निकलते तुम लोग पाकिस्तान में, तुम लोगों को और को काम ही नहीं आता। अच्छा, वो एक जनाब जो कायम अली शाह साहब आए हुए थे, एक दिन मैं उनकी फेसबुक पे ना उनको कमेंट कर रहा था, ठीक है, और वो मेरे साथ सवाल जवाब कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये शाह साहब कोई स्टार्टअप तो बताएं जो आपने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया हो। शाह साहब तो गायब नहीं हो गए उसके बाद। खुद ये साहब स्कूल चलाते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और लोगों को मशवरे दे रहे होते हैं कि तुम बिजनेस करो। अब भाई तुम ये बताओ बिजनेस करना कैसे है, ये तो बताओ किसी को। स्टार्टअप क्या होता है ये तो बताओ किसी को। स्टार्टअप्स के लवाजमात क्या होते हैं, वो शुरू कैसे किया? कासिम अली शाह की कह रहे हैं आप? कासिम अली शाह। अच्छा, हाँ सही। वो स्कूल चलाता है भाई, ठीक है। अच्छा, उस दिन वो एक ये मैं वीडियो देख रहा था इसकी, साहिल साहब की, तो बहुत ही पागल आदमी है, कहता है ये बिजनेस नहीं करो, तुम बिजनेस क्यों करते हो? खुद ये 2001 से नौकरी करता फिर रहा भाई, 2001 से 2020-21 तक नौकरी की है इसने, कॉल सेंटरों में नौकरी करता था ये रात की। अब लोगों को तुम मशवरा दे रहे हो कि नौकरी ना करो, क्योंकि तुम्हें चूरन चाहिए बेचने के लिए, मजहब का तड़का लगाना है तुमने। साथ तुम कहते हो तुम्हारा नबी केड़ा बिजनेस करता था, ये भी आजकल जो है ना वो एक मिस्ट्री रहेगी, ठीक है। ये कुछ जो ये इसी मेंटालिटी की वजह से यजीद, पाकिस्तान एक गढ़ है स्कैमर्स का। हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये शॉर्टकट ढूंढते हैं लोग। और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सबको शॉर्ट तरीके से जो है ना पैसा चाहिए भाई। नहीं होता दुनिया में, ऐसे कहीं भी नहीं होता। ये जो दुनिया की इमारत इतनी नजर आ रही है ना, इतनी जो शोशाह और इतनी जो तरक्कियां नजर आ रही हैं, वो मुसलसल मेहनत करने का नतीजा है। ऐसे झटके नहीं लगते किसी के भी कि हर एक के लग रहे हैं भाई। अच्छा, 100 में से कोई एक बंदा होता है जिसका इस तरीके से छक्का लगता है। अब्दुल्ला आप इनके अदाकार देखें, ठीक है, कोई कपड़े की दुकान खोल के बैठ जाएगा, कोई जूतों की दुकान खोल के बैठ जाएगा, कोई गोश्त की दुकान खोल के बैठ जाएगा। कभी कम्युनिटी सर्विस के बारे में उन्होंने सोचा है कि यार कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए जिससे सोसाइटी को फायदा हो?
वो भाई लोगों की जेब से रो रो के हूरों के पस्तान बयान कर करके पैसे कमाने वाला शख्स, ठीक है ना, आपका और मेरा पसंदीदा मौलाना तारिक जमील अपनी ब्रांड बना के बैठा हुआ है। बिल्कुल वही वही परफ्यूम, कुर्ते, ठीक है ना, इन्फ्लेटेड प्राइसेस के ऊपर बेच रहा है और लोग कुत्ते की तरह खरीद रहे हैं। कुत्ते की तरह खरीद रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। कभी आपने किसी को देखा कि किसी ने एनवायरनमेंट के लिए कोई काम शुरू किया हो पाकिस्तान में, सैनिटेशन के लिए कोई काम शुरू किया हो पाकिस्तान में? जिस इलाके का यजीद, जिस इलाके का ये खुद है, वहां पे आपको पता है कितनी ज्यादा गुर्बत है। जनूबी पंजाब का बंदा है ये मौलाना तारिक जमील। आपको पता है कि क्या परसेंटेज है वहां पे, तालीम की क्या परसेंटेज है, बच्चों के अब्यूज की क्या परसेंटेज है। यार तुम सारी जिंदगी तुमने रो धो के नादीदा खुदा के ऊपर आंसू बहा बहा के तुमने पैसा कमाया, इज्जत कमाई, साख कमाई, उसको किसी फिलैंथ्रोपिक काम के अंदर इस्तेमाल करते नहीं भाई। पैसे से पैसा बनाऊंगा मैं तो बैठ के, मुझे क्या पड़ी है। दुनिया को पैसा त्यागने का, जिंदगी त्यागने का, जिंदगी की आसाइशों को त्यागने का प्रचार करूंगा, और खुद जो है वो पैसा किस तरीके से डबल करना है उसके उन तरीकों की तरफ में जाऊंगा। तो पता नहीं लोगों की आंखें कब जाके खुलेंगी, समझ से बाहर है। चलें कंटिन्यू करेंगे जी। जी सॉरी यार, मैं थोड़ा सा बिजी था 2-3 मिनट के लिए। हाँ, ये मोहसिन साहब आए हैं हमारे पास। मोहसिन साहब अनम्यूट कर लें जरा अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग पाकिस्तान से हैं सारे? जी भाई पाकिस्तान से। आप भी लगता है पाकिस्तान से ही हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ सर। जी जी, मुझे आवाज से अंदाजा हो गया आपकी। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि इसको प्रमोट हम किस तरह, प्रमोट तो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने काफ़ी कोशिश करी है अपने दोस्तों को रियलिटी दिखाने की कि यार ये जो आपके साथ जो स्कैम हो रहा है, सारी उम्र आपके साथ जो स्कैम हुआ है, लेकिन वो यार मेंटल जिम्नास्टिक्स करके ना वो मतलब वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरा ऑब्जेक्टिव इसमें सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूँ कि सबकी आंखें खुल जाएं आहिस्ता आहिस्ता, कम से कम एक दो को भी, जिस तरह वो लोग चाहते हैं ना मुसलमान हो जाएं, इस तरह मैं चाहता हूँ कि ये एथियस्ट हो जाएं। तो लेकिन इसमें सक्सेस नहीं हो पा रही है। उसका कोई है आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन? अभी तक मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये अपने माइंड में रखें कि आपने इस मामले को जब लेकर चलना है तो बड़ा जो है ना, आपको सब्र से और तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। नंबर 1 बात, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप समझते हैं कि आप किसी को 2 या 3 पॉइंट्स बताएंगे और वो समझ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। बड़ा अच्छा आपने ये टॉपिक छेड़ा है। अच्छा देखिए, होता क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को ये बताने की कोशिश करेंगे ना कि मोहम्मद साहब ने जो है वो आयशा से शादी की थी जब वो 6 साल की उम्र में थी, ठीक है, तो कोई एक ऐसा भी आ जाएगा जो आपको बोलेगा उन्होंने 16 साल की उम्र में की थी, ठीक है। इसी तरह जब आप उसको ये प्रीच करोगे, ये चीज़ समझाओगे, तो वो थोड़ी देर के लिए तो बदगुमान ज़रूर होगा, लेकिन फिर वापस आ जाएगा अपने मज़हब की तरफ, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि ये बड़ी एक टेक्निकल चीज़ है, बड़ा आपको इन डेप्थ जाके इस्लाम की जो बुनियादें हैं ना उनको खोखला करना पड़ेगा। अब ये आयशा वाले मामलात, ये लोनियों वाले मामलात जो है ना, इनकी जलेबियाँ बनाते हैं ये लोग, लेकिन समझदार आदमी को आज भी समझ आती है ये चीज़। जो पढ़ा लिखा होता है ना, वो सोचता ज़रूर है कि हाँ यार वाकई ये लोनियाँ बनाना फिर उनको बेचना, ये तो यार किसी सूरत ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल मतलब एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। ये तो ऐसा है कि आप इसकी तावील ये दे दें कि ये सिलसिला चलता आ रहा था और ये चलता रहा, और फिर जो हमारे आका थे उन्होंने बैती गंगा में हाथ धो लिए, बजाय इसके कि उनको चाहिए था कि वो इस चीज़ को ख़त्म करते, लेकिन उन्होंने इसको ख़त्म नहीं किया। तो ये आपको ना बड़ा एक तरीके से इसको लेकर चलना पड़ेगा मोहसिन, और आपको थोड़ा सा ना सब्र से तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। अगर आप कोई 1 लाख लोगों को ये प्रीच करते हैं ना, तो आप यकीन करें कि आप एक्सपेक्ट करें कि उसमें से 10 या 15 लोग जो हैं वो आपकी बात पे सही तरीके से ध्यान देंगे। क्यों अब्दुल्ला, गलत कह रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ? ऐड करें इसमें। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। दूसरी बात ये कि देखें, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तो ये वाला काम करना या इस किस्म की बातें करना बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, अपने ही हाथों में जो है वो, अपने हाथों से ही अपने गले में फांसी का फंदा डालने वाली बात है। देखें, कर हम ये सकते हैं, जैसे एक सिनेरियो पेश करता हूं मैं आपके सामने। हम जिन लोगों से भी पूछते हैं, जिन लोगों से भी बात करते हैं अपनी उम्र से बड़े लोगों से, तो वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी मुआशरा ऐसा नहीं था, ये ऐसा हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। और अमूमन लोग इंडिकेट करते हैं ज़ियाउल हक के दौर की तरफ के, उस टाइम से जो है वो पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल एलीट है, उसके वक्त से जो है वो पॉलिटिकल एलीट ने भी एक खास किस्म की मजहबी जो है वो फ्लेवर की पॉलिटिक्स भी करना शुरू की है। तो जैसे ही किसी आइडिया के पीछे पावरफुल तबका खड़ा होता है ना, वो आइडिया खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाता है।
चाहे वो पहले पास्ट में स्ट्रांग था या नहीं था, ये इररेलेवेंट होती है बात। तो बात ये है कि अब इतना कर सकते हैं हम, जिनकी आंखें खुली हुई हैं, देखें आपकी जो जिम्मेदारी वैसे भी बनती है ना, अब वो बस सिर्फ इतनी ही बनती है कि आप अपनी फैमिली का ख्याल करें। तो ज्यादा बेहतर आपके लिए यही होगा कि अब जो औलादें आप पालेंगे, कम से कम वो जो है ना कुंद जहन ना हो, कम से कम वो बंद जहन की ना हो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप उनको ये बोलें कि वो जाके एथीइज्म का प्रचार करें, लेकिन एटलीस्ट उनको स्केप्टिक बनाएं, आप एक स्केप्टिसिज्म सिखाएं उनको, और उनको ये बताएं कि भाई दुनिया में जिंदगी गुजारने का एक ही कोई यूनिफॉर्म तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके के लोग दुनिया में बसते हैं। और देखिए ग्लोबल वर्ल्ड है अब ना, अब ग्लोबल वर्ल्ड है दुनिया, अब वो वैसी क्लोज दुनिया नहीं है जैसी एक जमाने में थी। तो मैं ये समझता हूँ ये एक अच्छी वैल्यू भी होगी, चाहे वो इस्लाम छोड़े या नहीं, इससे आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। मैंने ये भी देखा है, मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो जिनके माँ बाप जो है ना बचपन से उनको एथीज्म सिखाया, और उसके बाद वो लोग उनके साथ उल्टा हुआ। समझ रहे हैं आप? उल्टा होने से मुराद ये कि वो किसी मजहब में चले गए, ऐसे भी लोग हैं। तो बात वही है कि जबरदस्ती किसी भी चीज को सिखाने की कोशिश करेंगे, आप इंपोज करने की कोशिश करेंगे, तो उसका रिजल्ट जो है ना वो रिटेलिएशन की सूरत में, ये इंसान की फितरत है, रिटेलिएशन की सूरत में नेगेटिव रिजल्ट भी निकल सकता है। आप उनको खुले जहन का बनाएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, बस इससे ज्यादा प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, और ना ही किसी ने आपकी जिम्मेदारी बनाई है। किसी एक शख्स का भी आपने दिमाग थोड़ा सा बदल दिया ना, मेरे ख्याल में इतनी कामयाबी बहुत है। जी सही कह, बिल्कुल अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही बात की है मोहसिन। आपको स्केप्टिसिज्म की तरफ लेकर जाना, उनको उनके दिमाग में सिर्फ डाउट क्रिएट करने की जर्नी उनकी है ये। बिल्कुल जर्नी उनकी है। और देखिए चेंज जो है ना, आज इस्लामिज्म का रोना रो रहे हैं हम लोग पाकिस्तान में बैठ के, लेकिन उस इस्लामिज्म के पीछे 3 से 4 डेकेड्स का काम है, जो आज जाके हमें ऐसे दिमागी अपंग लोग जगह जगह नजर आ रहे हैं। तो ये ग्रेजुअल ही चलेगा भाई, ये भी अगर फैलाना है ना तो ये भी ग्रेजुअली होगा। और मैं समझता हूँ आजकल तो काफी आसान भी है। देखिए एक एक्सपोजर वैसे भी आजकल इंसानों का बढ़ा हुआ है, जो एक स्पैन ऑफ एक्सपोजर था ना हमारे जमानों में या हमसे पहले के जमानों में, वो आजकल अब वो वाली चीज नहीं है। आप कहां तक आप रोकोगे किसी भी सोच को, वो किसी न किसी सूरत में आपके मुआशरे का हिस्सा बनेगी। तो ये है बस बात कि ग्रेजुअल होगा भाई काम, चुटकी बजा के जादू नहीं होगा कभी भी। जी ना ही ये जादू से इस्लामिस्ट बने हैं, और ना ही ये जादू से थोड़े से लिबरल बनेंगे या सेक्युलर बनेंगे, सीधी सी बात है। जी बस यार बहुत अफसोस होता है कि देख के कि यार जानने वाले पाकिस्तान में दूसरी इतने बड़े स्कैम के अंदर फंसे हुए हैं, और उनको नजर नहीं आ रहा कि हमारे साथ कितना बड़ा गेम हुआ है। मैं इसको ना उनको डाउट क्रिएट करने के लिए नॉर्मली ऐसे सवाल करता हूँ कि जैसे यार तुम्हें पता है कि वो नबी के बारे में एक कहानी हमने पढ़ी थी जिसमें उनका कचरा फेंकती थी एक औरत, आप सबने सुनी होगी। जी तुम अगर मुझे यार वो लाकर दिखा दो ये कौन सी हदीस से है या कुरान में है, कहाँ पर है, ये लाके मुझे दिखा दो, आप यकीन नहीं करेंगे ये स्टोरी मेड अप है। जी मौजूद हदीस है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये स्टोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा हुआ ही नहीं कभी, लेकिन ये हमें इस्लामियत की किताबों में ऐसे पढ़ाया गया था जैसे सच्चा वाकया। और भाई ये वाली बात इतनी मशहूर है ना कि गैर मुस्लिमों को भी पता है ये जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई लिविंग उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भी पता है ये। यानी कि वो जो जोसेफ गबल्स का जो प्रोपेगेंडा था कि झूठ इतना बोलो कि सच की जो है ना कोई इमारत ही नहीं बचे उसके नीचे, झूठ इतना आप फैला दो। तो यही बात है। बस आप लोगों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को स्केप्टिक बना सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप कुछ भी। इससे ज्यादा करेंगे तो आपकी जान के लाले आपको पड़ेंगे। जी लकीली मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, बाहर रहता हूँ यूएस के अंदर। बस तो फिर अपने इमीडिएट फैमिली का सोचें यार, उनको कम से कम वो वाला दिमाग मत दें जिस दिमाग के अंदर आप अपनी मर्जी से या अपने मुआशरे की मजबूरी की मर्जी से जिस दिमाग का, जिस अकल का, जिस सोच का शिकार हुए आप उनको एक दुनिया में रहने वाला एक प्रोग्रेसिव इंसान बनाने की कोशिश करें। दैट्स इट। मेरी वाइफ जो है वो यूएस में पली बढ़ी है, लेकिन है मुसलमान ऑफ कोर्स, पाकिस्तानी फैमिली की, तो उसको काफी ओपन माइंडेड है, उसको मैंने ये सारी चीजें बताई एंड शी अग्रीज विद एवरी सिंगल थिंग। लेकिन फिर भी नमाज भी पढ़ती है, और आज तो ये है, आज शब बारात है तो आज ये करना है, आज वो करना है। जब मैं अपनी वाइफ को नहीं कर पा रहा तो दूसरों को क्या करूंगा। आप शायद समझे मेरी भाई। अगर आपको टाइम मिले ना कभी, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये अपनी वाइफ को कहिएगा कि ये पढ़ें, ठीक है? इससे आपको पता चल जाएगा कि इंसानी दिमाग काम किस तरह करता है। जो हमारे देखने वाले हैं वो भी देख लें। ये इन साहब को इस किताब पे नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, और ये मेरी फेवरेट किताब है, मैं इसको कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ, ठीक है।
ये किताब आपको बताती है कि इंसानी दिमाग किस तरह से काम करता है। तो ये बेसिकली इंसानी दिमाग का ही फतूर है प्यारे भाई। इंसान के दिमाग के जो हिस्से हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को। अब वो समझ जाती होंगी आपकी वाइफ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यार हमारे कि साथ कैसे हो गया? बस हमारे साथ हो गया। तो अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखें ये दिमाग की स्ट्रगल है ना आपकी। आपका जो दिमाग है वो आपका जो सब कॉन्शियस है वो कॉन्शियस पे कैसे काबू पाता है, ये तो आपकी अपनी स्ट्रगल है ना। कुछ लोग जल्दी पा लेते हैं, कुछ लोगों को वक्त लगता है। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बड़े अच्छे से, और आपको पता चल जाएगा कि दिमाग की जो गेम है वो है क्या। ये अच्छा ये बेशक आप इसको आपको मिल भी जाएगी वहां से बड़े आराम से सुकून से। डैनियल काइनेमैन की ये किताब है, इससे आपको पता चलेगा और आपको फिर अपना काम आगे चलाने में बड़ी आसानी होगी। फिर आप कम से कम जो फ्रस्ट्रेशन है ना आपकी वो नहीं सामने आएगी, क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि इन दिमागी जो अपंग लोग होते हैं ना उनको समझाना इतना आसान काम नहीं होता। ये बड़ा बोरिंग काम होता है, बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। जैसे अब्दुल्ला ने कहा कि भाई आप उनके दिमाग में डाउट पैदा करें, स्केप्टिसिज्म पे बात लेकर आए, बाकी बाल उनके कोर्ट में डालें, उनको डिसाइड करने दें कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। फोर्स मत करें, फोर्स मत करें। फोर्स करेंगे ना तो फिर वही बात आ गई ना कि फोर्स करने में फिर अगला इंसान सोचने पड़ जाता है कि यार ये इतना इस चीज को फोर्स क्यों कर रहा है। बड़े कैजुअल वे में बात किया करें, बड़ी एक लाइट सी टोन में बात किया करें, बाल कोर्ट में फेंकें एंड मूव ऑन, आगे चलें। बस एक डाउट क्रिएट किया, आगे चलें, फिर एक डाउट क्रिएट करें, आगे चलें, फिर कुछ अरसे के बाद जो पहला डाउट क्रिएट किया था उसको रीआइट्रेट करें, उस पर दोबारा बात करें, लेकिन बड़े लाइट टोन में बात करें। और इनकी जड़ें खोखली जो होंगी ना वो कुरान से होंगी। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम आज को अब वीडियो को आगे चलाते हैं, क्योंकि वो बड़ी बेहतरीन वीडियो है, उस पर हम अब मजीद बात करते हैं। अच्छा जी यार, मुसलमान नहीं जुड़ते यार, एक तो ये बड़ा मसला है, मुसलमान जुड़े। अच्छा जी, लें जी ये साहब, अब आगे चलते हैं। आप वहां जाए मजदूरी करनी, आप यहाँ क्या लेने आए? ये तो क्रिश्चियन कंट्री। मैं चीमा साहब यहाँ लॉ स्कूल गया था तो मेरे लॉ प्रोफेसर बताते थे कि यहाँ के रिलीजन के, यहाँ पे लॉ इनके कानून के ऊपर कैथोलिक रिलीजन की ठाप। तो फिर यहाँ आप लेने क्या आते? अब आपने रहना इन मुल्कों में है लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना। ये चीज रहना इन मुल्कों में है लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना। बिल्कुल इंटीग्रेट नहीं करते किसी भी सूरत। ये जहां भी रहेंगे, चाहे ये अमेरिका रहेंगे, चाहे ये कनाडा रहेंगे, चाहे ये ऑस्ट्रेलिया रहेंगे, ये कहीं भी रहेंगे, लेकिन ये इंटीग्रेट नहीं करेंगे। अच्छा जी, आपने बर्तानिया को बैंकरप्ट कर दिया 8-8 बच्चे पैदा करके। वहां पे काम नहीं करना आपने, इंटीग्रेट नहीं करना आपने। तो चीमा साहब 8-8 बच्चे पैदा करके कैसे उन्होंने किया ये मैं आपको बताता हूँ। जो इंग्लैंड में रहते हैं उनको ये पता होगा कि जब आप बच्चा पैदा करते हैं सोसाइटी में तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। कुछ मंथली बेनिफिट्स होते हैं, कुछ क्वार्टरली बेनिफिट्स होते हैं जो इनकी गवर्नमेंट आपको देती है 18 साल तक, जब तक बच्चा नहीं हो जाता। अब बच्चे की जो इंश्योरेंस होती है वो भी फ्री होती है और बच्चे की जो तालीम है वो भी फ्री होती है। कुछ स्कूल होते हैं जहाँ पर तालीम जो है वो उस पर पैसा लगता है, लेकिन वही बात है कि आपको बहुत मिनिमम पैसे हैं जो देने पड़ते हैं, लेकिन मोस्टली जो ये चीज़ें होती हैं ये फ्री ही होती हैं। तो अब ये बच्चे पैदा ही इसलिए करते हैं कि इनको वहाँ से बेनिफिट मिलते हैं, और ये फिर काम नहीं करते। अगर काम करते भी हैं तो ये पैसा अपने अकाउंट में नहीं लेते। तो आप देखें कि ये कितनी एक बड़ी जो है उसके साथ एक ज्यादती है किसी सोसाइटी के साथ, कि आप वहां पर रह रहे हैं लेकिन आप सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं। अब इंटीग्रेट होने का मतलब क्या है, जो देखने वाले हैं उनको पता चलेगा। देखें, जब आप किसी सोसाइटी में रहते हैं ना तो वहाँ का टैक्स सिस्टम आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, हमारे एक जानने वाले अमेरिका रहते, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार, वो मुझसे पूछने लगे, मैंने कहा यार मुझे तो अपने काम धंधे में बिजनेस में कुछ नहीं बचता भाई, मैं तो इतना टैक्स दे देता हूँ। और बाकी सोशल जो स्ट्रक्चर को समझने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर आपका लाइफस्टाइल ही होता है, सेविंग में कुछ नहीं होती आपकी। तो अब वो मुझे कहने लगे नहीं यार हम तो टैक्स नहीं देते। मैंने कहा क्यों यार, आप लोग क्यों टैक्स? वो यार हम लोग ग्रोसरियां जो खरीद लेते हैं, हम लोग शॉपिंग वॉपिंग नहीं करते। तो मैंने कहा वो तो तुम अपने लिए करते हो ना टैक्स, तो तुम। मैंने कहा टैक्स दिया क्यों जाता है ये पता है? तो उनको नहीं मालूम था टैक्स क्यों दिया जाता है। ये है वो इंटीग्रेशन जो मिसिंग है जनाब। आगे चलते हैं। उनका कसूर है कि आपका, अगर आपका कसूर है, पेरिस ने, आपने पेरिस को क्या दिया है आज तक? वहां पे मुसलमान इमिग्रेशन, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। मेरे साथ को बंदा डिबेट करे, मैं ये चैलेंज करता हूं, आपकी मुस्लिम इमिग्रेशन ने दुनिया को अभी तक दिया गया है? फ्रांस में सबसे ज्यादा जो है वो मोरक्कन बैठे हुए हैं, क्योंकि मोरक्कन जो थे वो जंग में इनके अलाइज थे और इनको धड़ाधड़ जो है वो फ्री वीजाज मिले थे वहां आने के लिए। लेकिन आज ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं ये साहब जो है, ये साजिद तरार साहब हैं, कि फ्रांस वालों को क्या दिया मोरक्कन ने, क्या दिया? मजीद देखिए, ये जो कॉलोनियल गिल्ट थी ना, इसका बड़ा फायदा उठाया है हमारे देसी लोगों ने। बहुत ज्यादा जो कॉलोनियल गिल्ट थी इसका बहुत फायदा उठाया। ठीक है, मैं समझता हूँ था भी कंपनसेशन किसी हद तक बनता था, लेकिन यार हद हो गई है, हद हो गई है। हाँ,
वही गेटोस बना रहे हो जाके, जो जिन 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 गेटोस में से उठ के गए थे वही गेटोस बना रहे हो यार आप जाके वहां पे। फायदा क्या हुआ उसका? बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी आगे चलाते हैं इसको। अच्छा, क्या दिया? किसी वेस्टर्न मुल्क को कुछ दिया नहीं, मेरा ये चैलेंज। अब वो तंग आ चुके हैं। हाँ, एक यूएस में एक स्टोरी है जरूर, जो मोहसिन है शायद उनको पता होगा, चोबानी योगर्ट की। चोबानी योगर्ट जो है वो इन कुर्दिश एक साहब हैं जिन्होंने ये एक स्टार्टअप शुरू किया था यूएस में, और आज वो यूएस की बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। वो एक ऐसी एग्जांपल है जो मुसलमानों की नजर आती है। ऐसा नहीं है कि हम देखें, हम वो बात करेंगे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और हम पूरी बात रखेंगे मुसलमानों के सामने भी, ताकि इनका कोई गिला ना रहे। लेकिन चोबानी योगर्ट के अलावा आप कोई और अगर मिसाल है किसी के सामने तो वो ले आए। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये कुछ भी नहीं करते वहां जाकर अगर ये काम धंधा भी करते हैं। अच्छा, एक और बड़े मजे का काम करते हैं यार, ये मैं आपको बताता हूँ। यूरोप में ये जो तुर्किश हैं और ये जो मोरक्कन हैं और अल्जीरियन हैं, ये क्या करते हैं, ये कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं मिसाल के तौर पर 2-3 साल के लिए। अब 2-3 साल में क्या होता है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, वो कोई इतनी पकड़ नहीं करता, ना कोई पूछता है आपको, ठीक है। मतलब अगर आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा ना, तो वो आपको लीवरेज देते हैं कि चलो ठीक है, चलाई जाओ। लेकिन ये करते क्या है, ये ब्लैक मनी लेते हैं, अकाउंट में पैसा नहीं लेते, कैश लेते हैं। अब होता क्या है कि जब ये टैक्स लेते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि ये 2-3 साल चंगा पैसा कमा लेते हैं। जब ये पैसा कमा लेते हैं ना, फिर उसके बाद ये उस बिजनेस को सेल आउट कर देते हैं। कैन यू बिलीव इट? और फिर ये सेल आउट करते हुए भी उस बंदे से कैश लेते हैं और ये अपने मुल्कों में प्रॉपर्टियां बनाते हैं, तुर्की में, मोरक्को में, अल्जीरिया। तो ये वो चीज है कि ये इंटीग्रेट नहीं करते। जेडी साहब, स्वागत है आपका। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं जी थोड़ा सा। मैंने उस बंदे की पूरी स्पीच सुनी है, वाइल्डर की, जो डच है। उसने कहा जिन घरों में ये बैठे उससे सबसे पहले डच सिटीजन्स का हक है, जो जाबे ये छीन रहे हैं उन पे सबसे पहले डच सिटीजन का राइट है। आप अच्छा, ये नेदरलैंड्स बड़ा न्यूज में था काफी ज्यादा, और वो ये था कि जी गेर्ट वाइल्डर्स जो हैं वो बेसिकली एक राइटिस्ट हैं, राइट विंग से इनका ताल्लुक है, और ये मुसलमानों के बड़े खिलाफ हैं, और ये हमेशा बयान देते हैं कि अगर मैं हुकूमत में आया तो मैं मुसलमानों को यहाँ से निकाल दूंगा। क्योंकि नेदरलैंड्स ने, मेरा ख्याल है, बॉर्डर शॉर्डर काफी खुले हुए थे इनके, और मुसलमानों की आदत है कि झूठ बोल के असैलम लेते हैं। कोई कादियानी बन के असैलम ले रहा होता है, कोई ईसाई बन के असैलम ले रहा होता है, तो यही इनका काम है। इसके अलावा तो इनको कुछ नहीं आता। तो ये इस मामले में ये इसने कुछ सिंपैथी विम्पैथी ली लोगों की कि भाई मैं चीज़ें भी सस्ती करूंगा और मैं तुम लोगों को घर भी दूंगा, बॉर्डर क्लोज कर दूंगा। क्योंकि असाइलम के हवाले से बाकी तो काफ़ी ममालिक ने जो है वो बॉर्डर क्लोज कर दिए हैं। फ्रांस भी नहीं दे रहा असाइलम अब इनको, ठीक है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड इन्होंने तो ऑलरेडी बंद कर दिए थे। और जो हाल इन्होंने स्वीडन का किया भाई, मुसलमानों ने इंटीग्रेट करने की बात आती है ना, माल्मो में इनके गैंग्स हैं पूरे, जिनके खिलाफ बड़ी ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी स्वीडन वालों को। वहां पर नो गो एरियाज हैं माल्मो में। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना माल्मो, तो आपके सामने आ जाएगा जहां पर मुसलमानों ने नो गो एरियाज बनाए। यजीद, हमें दूसरी एथनिसिटीज के गैंग्स और ये जो सारा फिनोमेना बता रहे हैं वो क्यों नहीं आते नजर? इसका जरा कोई जवाब दे मुझे। हमें दूसरी एथनिसिटीज, हमें दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स के लोग ये सब कुछ करते हुए क्यों नजर नहीं आते? वो लोग भी बहुत बड़ी तादाद में उधर, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, लेकिन यही लोग मिस्क्रिएंट जो हैं वो यही लोग हैं हर जगह। ऐसा ही है। मैं उस दिन एक डिबेट देख रहा था, उसमें वो खातून यही बता रही थी कि उसने कुछ लोगों के इंटरव्यू किए जो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में इन्वॉल्व थे, जो मुसलमान थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये इस तरह के कपड़े पहनती हैं तो हमारी फीलिंग्स जो है वो हर्ट होती हैं, तो इसलिए हम इनको हैरेस करते हैं। अभी आपने पिछले दिनों शायद आपकी नजरों से गुजरी हो, कितने सारे यूके के केसेस थे जो कि बिल्कुल समझ लें लेट 20s के लड़के जो है वो 12 साल, 13 साल, 10 साल, 14 साल की उम्र की लड़कियों को ग्रूम करते हुए पुलिस ने पकड़े, यानी कि उनको शवाहिद दिखाएं कि भाई ये देखो, ये तुमने कन्वर्सेशन की है और तुमने मिलने के लिए बुलाया, तुम्हें पता है ये बच्ची कितने साल की है? जब उनको बता रहे हैं तो वो रो रहा है, उससे बोला भी नहीं जा रहा। अच्छा, तुम इतने दिनों से, तुम 6 महीनों से ग्रूमिंग कर रहे हो लड़की की, तुम्हें पता ही नहीं चला उसकी एज क्या है? क्या उसकी बातों से तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि एक बच्चे की लिंगो क्या होती है बोलने की और एक बड़े की लिंगो क्या होती है? ये लड़की कितनी मेंटली कितनी मैच्योर है? तो भाई ये इन लोगों के काम है, फिर इन लोगों को बुरा भी लगता है जब बताओ इन लोगों की बातें। तो ये बड़ा मसला है। दूसरी बात, गैरत वाले मामले के ऊपर, जैसे ये तारड़ साहब कह रहे हैं ना अभी, तो ये जो एक प्रोसेस शुरू हुआ था ना यजीद 50s में 60s में इमिग्रेशन का, अब ये उनकी औलादे हैं, ठीक है ना, ये जो लोग हैं, अब ये किस किस्म का, यानी कि किस किस्म की पॉलिटिक्स सामने लेकर आ रहे हैं, जिससे देखें इनके राइटिस्ट व्यूज की वजह से वहां का राइट विंग दोबारा राइज के अंदर आ रहा है। वेस्ट का जो राइट विंग है वो इनकी
इनकी इतनी अपीसमेंट की है लेफ्ट ने, इतनी अपीसमेंट की है, ओ जी ये पिछड़े हुए लोग हैं, ये माइनॉरिटी में है, ये दूसरी एथनिसिटी के लोग हैं, हम इनकी हिफाजत करना। भाई ठीक है, आप करो, हिफाजत करो, सब कुछ करो, लेकिन उनको तरीके भी तो सिखाओ ना कि भाई ये है तो ये वेस्ट ही, ये तुम्हारा सऊदी अरब या ये तुम्हारा ओमान या तुम्हारा ईरान या तुम्हारा पाकिस्तान या जो भी जिसको कहते हैं थक्कल और सड़ा हुआ इस्लामी मुल्क है, उसमें से जिस भी बुनियाद पे सीरियन इमिग्रेंट्स निकल के यूरोप में गए, किसकी वजह से गए? यूरोप की वजह से गए। तुम्हारे अपने ही लोग थे ना लड़ने वाले, बशारुल असद, अबू बकर बगदादी, उसका वेस्ट का तो कसूर नहीं है ना, लेकिन वहां पे जाके वही हरकतें करना भाई अपनी अजीब इंटाइटलमेंट। इनको जितना स्पेस मिलेगा ये यही वाली हरकत करेंगे। और अभी देखें, अभी ये वाली चीज खत्म होने वाली नहीं है। अभी तो वो जॉर्जिया मेलोनी भी काफी मशहूर हुई है इटली की। लगा दे तार में दे दे या उठे आ सकता दे दे। तो ये एक फिनोमिना है जो इनकी कंजर्वेटिव राइट विंग वैल्यूज जो हैं वो दूसरे कंजर्वेटिव राइट विंग लोगों को जो है वो इंटाइस कर रही है, और उनके जो पॉलिटिकल स्लोगनिंग है वो अब मशहूर हो रही है लोगों में। और वो लोग, और जब ये लोग पॉलिटिक्स करेंगे ना अपनी, जब राइट विंग वहां पे पॉलिटिक्स करेगा, तो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा तकलीफ मुसलमानों को ही होगी। उससे पहले ही अपना तर्ज अमल बदल लो तो ज्यादा बेहतर है भाई। जी सर मैं आपकी इजाजत हो तो कुछ बोलूं। जी सनी साहब तशरीफ लाए हैं। जी सनी साहब। जी सनी भाई। जी बोले सर। आवाज आ रही है मेरी? कौन बोल रहा है भाई? 1 by 1 बोले। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है आपकी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक तो, और जी साहब अच्छा आप बहुत बढ़िया ऐसे लग रहे हैं लगन के साथ। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट रहनी चाहिए बस हमारे साथ। ये कमर सीमा को आपने फेमस कर दिया जी। मैं इसको फॉलो करता हूँ बहुत। नहीं, इन्होंने बातें बड़ी अच्छी की हैं, बातें बड़ी अच्छी की हैं इन्होंने। नहीं, इन्होंने अच्छी बातें की हैं और वही बातें की हैं जो बलूचिस्तान में हो रहा है। इस पे एक भी वीडियो नहीं बनाई अभी तक इसने, सारा दिन इंडिया करता रहता है ये। हाँ यार भाई, ये अब क्या करें, ये लोग, इन लोगों की भी अपनी प्रोफेशनल एक होती हैं लिमिटेशंस। बड़ी हिपोक्रेसी है जी इनकी। हाँ, बिल्कुल। 4 बार सवाल किया, मैं इसको रोज ट्रैक करता हूँ, रोज इसकी वीडियो देखता हूँ, एक बारी भी इन्होंने बलूचिस्तान के बारे में बात नहीं किया। अब तो हमारे यहाँ कहते हैं लोग ये ISI का एजेंट है। देखें, जैसी जो अपना नैरेटिव रखेंगे आप, वो लोगों की नजर में तो आएगा ना। अब अगर ये इस किस्म का नैरेटिव रखते हैं, हमारी जो वीडियो है वो तराड़ साहब की के उसमें है, इनसे तो कोई ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल ताल्लुक नहीं है हमारा। हम ज्यादा इन लाइन है तराड़ साहब की बातों से, और हमारा मौजूद का ऐसा था, तो इस वजह से हमने ये वीडियो चलाई है। का चट्टा पट्टा है सर ये भी। हाजी तरार भी, जब इसकी असली वीडियो देखोगे ये भी उसी में सही है, तो क्या कर सकते हैं। चले, अभी तो इस मौके पे तो सही बात ही कर रहा है ना, इस मौके पे तो सही बात ही कर रहा है ना, ये वाले मौजू पे तो सही बात ही कर रहा है ना। हाँ वो ठीक है, अब क्रिटिसाइज करने लगा है क्योंकि इंडिया की थोड़ी सी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, तो अब थोड़ा इंडिया का फेवर लेने लगा है। लेकिन उससे पहले की बातें जो आप सुनोगे तो माइनस में ये बंदा भी, एक बिजनेसमैन भी है, एक लॉयर भी है, एक डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी रहता है, एक ही बंदा पता नहीं क्या क्या फंडियां मारता रहता है। अरे भाई, हम अभी फिलहाल की बात करें ना प्यारे भाई, फिलहाल की बात करें ना मेरे प्यारे भाई। मैं बस मैं इसको देख के आया था। आप देखें, बिल्कुल हमें भी देखें, आपको इख्तलाफ जरूर होगा, हम जब मजीद देखेंगे हम भी इस पे बात करेंगे। मैं इसको बड़े अच्छे से फॉलो करता था मेरे भाई। जी सर, बोलिए क्या कह रहे थे? जी अजीज बोले, आप कुछ कह रहे थे? इसी वीडियो पे बात करेंगे भाई, आगे पीछे बात नहीं करेंगे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, आप ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि चले सनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आइएगा फिर दोबारा जुड़िएगा हमारे साथ। अभी हम चलते हैं थोड़ा आगे, ठीक है? थैंक यू सर। अच्छा काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, मुझे कुछ बोलने की इजाजत है? आज फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ मैं आपके साथ, बहुत सुनता था पहले तो साहिल भाई के साथ, आपको देखा एक बारी तो उनके इसमें भाई मैंने आज मैं जुड़ जाता हूँ। फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ मैं लाइव में। हम अक्सर अपनी स्ट्रीम ओपन ही रखते हैं, हफ्ते में एक स्ट्रीम हमारी होती है जिसमें हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों को लेते हैं, तो आप उसमें बिल्कुल जुड़े, आए गपशप करें हमारे साथ आके। जी
थैंक यू सर। ठीक है सर, शुक्रिया जी। जेडी भाई जी सर, इजाजत जी फरमाइए, आप भी, अब गैप आ गया है तो आप भी बोल ही लीजिए। बहुत शुक्रिया। सर कुछ गुजारिशात ये हैं कि जो आप हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं, इनके बिहेवियर के मतलब जो टॉपिक चल रहा है, इनका बिहेवियर जी यूरोप में जी। जाके कैसा होता है, तो अगर हम इतनी दूर ना भी जाएं तो हम अपने अंदर ही रह के देखें तो इनका बिहेवियर जो है टाइम के साथ साथ चेंज होता है। पंजाबी में मतलब कहावत है कि मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि पंजाबी में कहावत है कि वो शायद मुहावरा मुझे सही से याद नहीं, लेकिन मैं उसको आसान लफ्जों में बोल देता हूँ कि जब पेट भर जाता है ना, वो, हाँ, मुहावरा मुझे याद आ गया कि पंजाबी में कि भूखे दी तीर चीज ते खे उड़ान लगी। बड़ा कॉमन सा है ये मुहावरा, आप लोगों को, अगर आप लोगों में से कोई पंजाबी है तो वो समझ जानता होगा। चूंकि हम लोग यहीं रहते हैं और मैं एक नॉन मुस्लिम पर्सन हूँ, तो क्योंकि नॉन मुस्लिम को यहाँ पर क्या खिताबात दिए जाते हैं वो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप भी सबका मुस्लिम ही है। तो जब किसी नॉन मुस्लिम से मतलब होता है, गर्ज होती है या कोई ऐसा जरूरत होती है ना, तो उसके साथ इतना मीठा रवैया होता है, इतना उसके साथ होता है कि वो उसको अपना बाप बनाने पे तुले होते हैं। जैसे होता है ना, गधे को भी बाप बना लेना, बिल्कुल वही हम्म। बिहेवियर होता है कि भाई तू मेरा बाप है और मैं तेरे तुख्म में से हूँ। लेकिन जैसे काम निकल जाता है उसके बाद इस तरह आंखें बदलती हैं कि बस मैं अभी अभी झेल भी रहा हूँ एक शख्स को, कि वो सिर्फ अपनी गर्ज तक है, अपने मतलब तक है, और मैं भी चुपचाप वही देख रहा हूँ कि ठीक है, अगर इससे मेरे से इसका मतलब निकल रहा है तो मुझे भी डेफिनेट मेरी भी जरूरत पूरी हो रही है उससे, तो गिव एंड टेक है, तो वो चल रहा है। तो कहना मतलब है कि यूरोप में जब ये जाते हैं ना, तो वहां जाके भूखा नंगा अपने आप को जाहिर करते हैं, असाइलम लेने के लिए पैंतरे इस्तेमाल करते हैं, वही जो यहाँ पे गंदी सोच के साथ इन्होंने पूरा माशरा बिगाड़ा हुआ है ना। हमारे पाकिस्तान डूबा क्यों है? हमारे बिहेवियर की वजह से। जो हुक्मरान हमारे जो है वो भी हम में से निकल के आगे गए हैं। अच्छा, उनके हाथ पड़े तो वो वहां तक पहुंच गए, हमारे वो हमारा वो लोमड़ियों जैसा हाल हो गया, उसके अंगूर खट्टे हैं, हमारा नहीं आगे, जहां तक हमारी पहुंच है हम भी करने से बाज नहीं आते, या नीचे का तबका भी करने से बाज नहीं आता। लेकिन जो एक सोच है ना, वो जो डेवलप हुई हुई है इस मुआशरे के अंदर, एक करप्ट सोच, वो ही उधर जाके ये अप्लाई करते हैं। अच्छा, उस तरह ये असाइलम देते हैं या अलग अलग तरीकों से वहाँ पे जो है वहाँ की नेशनैलिटी ले देते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि अपने, जो आप कह रहे हैं कि अपनी आने वाली जनरेशन जो है इनकी वहाँ के लिए आजाद बनी हुई है। अब मैं आपको अपने घर की एक बात बताता हूँ। जो मुल्क पाकिस्तान में मिनोरिटीज के साथ हो रहा है ना, मैं उस पर ये बात आपको जरा बयान करने की कोशिश करता हूँ। मैं, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, क्योंकि मैं नॉन मुस्लिम हूँ तो मुझे पता है कि मेरे बच्चों को यहाँ पर किस किस तरह के जो है वो खतरात लाक है, किस किस तरह का माहौल बाहर जाकर देखना पड़ेगा। तो मैं अपने बच्चों को टीच करता रहता हूँ, यार इस चीज से आपने बचना है, इस चीज से बचना है, ये चीज का ख्याल रखना है, इस तरह की बात नहीं करती। तो ये लोग जब बाहर जाके असाइलम लेके वहाँ की नेशनैलिटी ले लेते हैं या वहां पर पूरी तरह रच बस जाते हैं, तो फिर ये अपने असल रंग दिखाते हैं। फिर ये अपने बच्चों को बताते हैं कि हम जो है सबसे सुपीरियर हैं, हम मुसलमान हैं, हम सबसे ऊपर हैं, हम जहाँ पर रहते हैं ये काफिर हैं, हमने यहाँ पर सबसे ऊपर होकर ही रहना है और मनवाना है अपना आप। तो ये सोच वो अपने बच्चों में डेवलप करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और वो बच्चे फिर वही हरकतें करते हैं जो उन्होंने, अब जैसे टीचिंग मिलेगी तो आगे चल के बच्चा वैसे तैयार होगा ना। मैं अगर अपने बच्चों को बता रहा हूँ बेटा ये चीज खाने में गंदी है, ये पहनने में सही नहीं है, तो डेफिनेट वो जो मैं उसको बता रहा हूँ वही उसके अंदर वो पनपेगी चीज, वही लेगी। और इसके अलावा मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूँ आपके चैनल के ताल्लुक से भी, क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन पर्सन हूँ, आप लोग क्योंकि कन्वर्टेड हैं सारे, मतलब कन्वर्टेड से मुराद आप सबका एक्स मुस्लिम है, तो आप एक वर्ड यूज करते हैं क्रिश्चियन लोगों के लिए, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज वो वर्ड हमें बहुत तकलीफ देता है। जब आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए लफ्ज ईसाई इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे लिए वो बहुत तकलीफ दे होता है। आप अगर हमें मसीही कहें या क्रिश्चियन कहें तो हमें खुशी होगी। तो इस्लाम चले, में वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि सही लफ्जों का इस्तेमाल करें, लेकिन ये है कि आपको पता, आई एम सॉरी आपकी आवाज देखते हैं। देखें, अब जहां तक बदलने का सवाल है तो हम तो पूरी अपनी आइडियोलॉजी ही चेंज करके बैठे हुए हैं, तो नहीं धीरे धीरे इन सब चीजों को भी मैं बदलेंगे अगर हो गया हो। वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि क्रिश्चियन ही बोलें, लेकिन ये है कि आइंदा से और कर लेंगे ख्याल, कोई मसला नहीं है इस बात। आपकी इतनी सी बात के लिए बहुत शुक्रिया। हम लोग दिली तौर पे मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, और मैं समझता हूँ आप बगैर किसी गर्ज के आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इस जो ये कल्ट है इससे सबसे ज्यादा इंसानियत को खतरा है। मैं
ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर कोई मुसलमानों के लिए नफरत है, मुझे इसी तरह अजीज है जिस तरह मेरे बहन भाई मुझे अजीज है, लेकिन वो जिस अपंगता में फंस के दूसरों के लिए खतरा बने हुए हैं ना, डेफिनेट मुझे सेल्फ सिक्योरिटी मेरी भी अजीज है ना, मुझे अपने बच्चे भी अजीज है, मुझे अपनी जान भी अजीज है। मेरे ऊपर तो तलवार की तरह तलवार ही लटक रही है ना, कभी भी कुछ भी करके मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो माजी के जो हादसा हैं दूसरों के लिए तो जेडी दूसरों के लिए तो खतरा है ही, मसला ये है कि ये लोग अपने लिए भी खतरा है। जी ये जो आज हम जो कर रहे हैं ना बात की, ये जिस किस्म के ये बच्चे वहां बड़े कर रहे हैं, वो जो एक रेडिकलिज्म जो एक ब्रांड ऑफ रेडिकलिज्म वहां पे मौजूद नहीं थी, वो ये लोग पैदा कर रहे हैं वहां पे। समझ रहे हैं आप बात? और उससे और अपने ही और दूसरे देखे ना, वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, लोहा लोहे को काटता है, या इस किस्म की कोई एक मिसाल है। ये अपने ही जैसे रेडिकल लोगों को वहां पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो खीरत विल्डर्स आया है वहां पे, या जॉर्जिया मेलोनी आई है, ये आखिरकार एक उसमें आए ना, रिएक्शन में ये लोग आए। ये लोग एक रिएक्शन में ये राइट विंग पॉलिटिक्स लेकर आए अपनी। वो इन लोगों के खिलाफ रिएक्शन है, वो इन रेडिकल्स के खिलाफ दूसरे रेडिकल की जो है वो लड़ाई है। तो देखें, इससे बिगाड़ पैदा होगा, इससे बिगाड़ ही पैदा होगा। हमारा मकसद ये था असल में। मैं आप बिल्कुल मेरी बात से शायद इत्तेफाक करें कि मैं कहता हूं कि जो बिहेवियर हमारी कम्युनिटी का है, मैं सच बात में नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे महल मकान भी यही लोग हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आवाज़ ऐसी हो कि जो मेरे लिए बात में परेशानी का सबब बने। तो मेरी बात खैर आप भी समझ रहे हैं और सुनने वाले मेरे बहन भाई भी समझ रहे होंगे। तो जो बिहेवियर इन लोगों का है, बाखुदा अगर उसका जो है 60% 70% भी दूसरे मज़ाहिब जो मेजॉरिटी में है जहाँ अगर उनका यही बिहेवियर हो जाए, मज़ाहिब का या कम्युनिटीज का या मुल्कों का, तो यकीन माने इनका सर्वाइव करना पूरा अर्ज़ के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये दूसरे बिल्कुल अपना समझते हैं, सही बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। पलट गाली दे तो ये बस आंखें से बाहर हो जाते हैं। मुझे पता है सर, जिस किस्म का ओपन रेसिस्ट बिगटेड बिहेवियर आप झेलते होंगे ना डे टू डे बेसिस पे, मुझे अच्छी तरीके से पता है। अभी मुझे एक वाकया याद आ रहा है, क्रिसमस के मौके पे गालिबन कोई शख्स केक लेने आया था, कोई क्रिश्चियन बंदा था। अच्छा, तो भाई देखें, क्रिसमस का केक है, आपको पता है, एक त्योहार है, एक फेस्टिवल है, ठीक है, आपके लिए नहीं है, दूसरों के लिए तो है। वो बेचारा बंदा केक लेने आया, गालिबन वो किसी चर्च वर्च का केक था, वो जैसे चर्चों में नहीं होते हैं, आपको शायद ज्यादा पता हो इसके बारे में। तो वो बड़ा सा केक था, हाँ, बड़ा सा केक था वो यकीनन वो किसी फैमिली के लिए तो नहीं लेके जा रहा होगा, वो ऐसे ही लेके जा रहा होगा कि उसको 40, 50, 60 लोग, 100 लोग उसको खा सकें एक पीस करके। तो वो इस नौइयत का केक था। मैं भी गया बेकरी पे कुछ लेने के लिए, तो मैंने वो देखा, वो केक अपना ऑर्डर लेने के लिए आया, उसने एक गंदे से डब्बे में, जो गंदा सा डब्बा नहीं होता है किसी भी, कोई ऐसे ही जेनरिक सा कोई डब्बा, उसके अंदर वो केक उसको दिया। अब जब रखा ना उसने लाके केक, जब उस बंदे ने, जब ग्राहक ने पूछा कि हाँ यार मेरा ऑर्डर आपने कर दिया तैयार, उसने कहा हाँ भाई ये रहा आपका रखा। जब उसने केक की डब्बे की तरफ देखा ना, तो मुझे भी देख के अजीब सा लगा। मैंने कहा यार तुमने इतना बड़ा केक बना दिया, तुम एक डब्बा भी तो बनाना चाहिए था ना। क्रिसमस की नौइयत का केक लेके जा रहा है वो बंदा, तो अपनी वीकनेस की वजह से, अपनी फाइनेंशियल या एक सोसाइटल वीकनेस की वजह से कुछ भी नहीं कह सका, लेकिन उसने एक खिसियानी सी हंसी जो है ना, हंसी उसके चेहरे पर आई। मुझे देख के यार बहुत अफसोस हुआ है। और मैंने फिर कहा, मैंने कहा यार ये तो नहीं कहेगा बेचारा, मैं ही इसको कहता हूं, मैंने कहा यार डब्बा तो प्रॉपर करो यार, इतनी बड़ी बेकरी खोल के बैठे हुए हो तुम, तुम्हें पता है कि इतना बड़ा केक वो लेके जा रहा है, वो गंदे से डब्बे में, वो जिसके अंदर इनकी बेकरी की सप्लाईज नहीं आती है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें आती है, वो उस किस्म के डब्बे में लेके वो गया है। और उसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, क्योंकि वो बंदा क्रिश्चियन था, इसलिए। जरा वो किसी मुसलमान के साथ ये करके मुझे दिखाता, किसी मुसलमान ग्राहक के साथ।